चलो लेट्स बिगिन। लाइट लगा ना पीछे का, मागची लाइट त्या तिकडे बटन आहे। यस चल लेट्स बिगिन। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बोला रे। हाँ ऐसा कर रहे हो तुम लोग, नाराज है क्या? चल आइए बुक लाए ना आज। चलो 2-3 टॉपिक खत्म करते हैं आज। आइए ओके तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे ये सब कुछ, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। आइए सबसे पहला टॉपिक जो था अपना दैट वाज मीनिंग, नेचर, प्रॉपर्टीज एंड स्कोप ऑफ डेटा। बराबर है? हाँ जी। तो इसमें 3 चीजें देखी थी हमने, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। डेटा इज एन अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। डेटा विथ कंटेक्स्ट, अगर डेटा किसी कंटेक्स्ट में पढ़ा जाए, किसी कंटेक्स्ट में अगर डेटा होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। एंड व्हेन यू यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ और इन बिजनेस, इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉलेज। इट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? नॉलेज। तो सर बेसिकली जो हमारा डेटा है दैट इज योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का सोर्स है हमारा ये रहा, ये लेजर भी है ना, अपने भी लैपटॉप में लेजर है। एप्पल वालों को घमंड था उनके पास लेजर वाला है, अपने पास भी लेजर है अभी लैपटॉप में। तो डेटा इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको अपन रॉ डेटा भी बोलेंगे। इट इज अ मीनिंगलेस नंबर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। मीनिंगलेस बस ऐसे नंबर्स और टेक्स्ट दिया हुआ है। अगर वो किसी कंटेक्स्ट में अगर अपन बात करेंगे, पर्टिकुलर कंटेंट या कंटेक्स्ट में रहेगा, दैट डेटा विल बी कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन एंड व्हेन यू यूज दिस इंफॉर्मेशन इज नोन एज नॉलेज। बराबर? इसके बाद नेचर ऑफ डेटा, 3 प्रकार के डेटा थे सर, न्यूमेरिकल डेटा, डिस्क्रिप्टिव डेटा, ग्राफिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा नंबर्स में प्रेजेंट किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव डेटा टेक्स्ट में होगा पूरा, एंड ग्राफिकल डेटा ग्राफ फॉर्मेट में होता है। बराबर है? टाइप्स ऑफ डेटा इन फाइनेंस एंड कॉस्टिंग, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जहां पे नंबर्स की, अमाउंट्स की, फिगर्स की बात होती है, क्वांटिटेटिव डेटा। एंड क्वालिटेटिव डेटा इज इन टेक्स्ट, ऑडियोज, वीडियोज, इसमें जिसका एग्जांपल अपन ने था मिनट्स ऑफ मीटिंग। बराबर है? टाइप्स ऑफ डेटा, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। बराबर है? नॉमिनल स्केल हमने देखा था, नॉमिनल स्केल का क्या है? कैटेगराइजेशन ऑन बेसिस ऑफ सम फीचर और कैरेक्टरिस्टिक। किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, फीचर्स के बेसिस पे हम लोगों ने डेटा को कैटेगराइज किया हुआ है। ऑर्डिनल स्केल मतलब यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हमने डेटा को अरेंज कर रखा है, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट वन इज बेटर देन अदर और सेकंड वन इज वर्स्ट देन फर्स्ट, ऐसा नहीं है। एक सीक्वेंस बस, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सीक्वेंस में या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने लगाया है। जिसका एग्जांपल मैंने दिया था, रोल नंबर्स अपने को स्कूल में अलॉट होते थे, दैट वाज अल्फाबेटिकल वाइज। ऐसा तो नहीं था कि सर जो रोल नंबर 1 वाला बंदा है वो स्मार्ट है, जो रोल नंबर 10 वाला बंदा है वो स्मार्ट नहीं है, ऐसा नहीं था सर। अल्फाबेटिकल वाइज अरेंज किया हुआ डेटा था। इंटरवल स्केल की बात करेंगे तो यहाँ पे इंटरवल स्केल यानी कि यहाँ पर रैंकिंग यूज होता है, तो यहाँ पर रैंकिंग होगा। रैंकिंग होगा, इसके लिए अपन ने एग्जांपल लिया क्या? टेम्परेचर। 0 डिग्री से 5 डिग्री की बात करेंगे तो 5 डिग्रीज हायर देन 0, 10 डिग्रीज हायर देन 5, 20 इज हायर देन 10, 30 इज हायर देन 20। तो यहां पर जो सीक्वेंस है ये अपने को क्या दर्शाता है? हायर वैल्यू दर्शाता है या एक्स्ट्रा एडिशनल वैल्यू दर्शाता है। एंड लास्ट है आपका रेशियो, जो अपन ज्यादातर यूज करते हैं। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह सब्जेक्ट में रेशियो एनालिसिस नाम का टॉपिक पढ़ा था, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल व्हाट? नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल। सबके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं आपके रेशियो स्केल में। फिर हम लोग एक नए पॉइंट चैप्टर नंबर 8 के यूनिट नंबर 3 पे आए, डिजिटाइजेशन ऑफ डेटा। अब सर ये डेटा समझा, डेटा के टाइप समझ में आए, नेचर ऑफ डेटा समझ में आया। अब हमको समझना है कि सर ये हमारे लिए डिजिटाइजेशन ऑफ डेटा क्यों जरूरी है। सर डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, हमको वो समझना है। तो उसके कुछ फायदे बोले थे उन्होंने। सबसे पहले इंप्रूव्स व्हाट? क्लासिफिकेशन एंड इंडेक्सिंग, मतलब रिट्रीवल इजी होगा। एक इंडेक्स होगा तो हम तुरंत देखो, हाँ अपने हर टेक्स्ट बुक में बचपन से लेके आज तक हर टेक्स्ट बुक में इंडेक्स होता था।
चैप्टर का पेज नंबर दिया जाता था, इधर से पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 12, पेज नंबर 13 टू पेज नंबर 19, पेज नंबर 20 टू पेज नंबर 50, ऐसे पेज नंबर दिया जाता था, ताकि जब भी अपने को वो टेक्स्ट बुक रेफर करना है वी कैन इजीली रिट्रीव द चैप्टर। वरना अगर अपने को पेज नंबर नहीं दिया होता तो पूरा बुक ढूंढना पड़ता, जो अपना हाल होता है नोटबुक में। कोई पर्टिकुलर टॉपिक अपने को चाहिए, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन याद आया, वो रिवाइज करना है, बट रिवाइज करते समय यार वो आते कौन थे बुक, पहले तो पूरा सिलेबस इतना है कि उसका 3 नोटबुक या 4 नोटबुक बन जाता सर। तो पहले ये याद नहीं आता कि है कौन से नोटबुक में फिर नोटबुक याद आने की वजह से था कि फिर नोटबुक में भी है किधर, स्टार्टिंग में है, बीच में है, एंड में है। तो डेटा रिट्रीवल के लिए इजी हो इसीलिए हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम उसको इंडेक्सिंग एंड क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। याद है मैंने आपको बोला था हम लोगों के जितने क्लाइंट्स के डेटा थे हम लोगों ने कंप्यूटर में स्कैन करके अपलोड कर दिए और हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको अल्फाबेटिकल वाइज अरेंज कर दिया। अल्फाबेटिकल वाइज अरेंज कर दिया मतलब क्या कि हमने इंडेक्स बना दिया। जो भी क्लाइंट का ए नाम से रहेगा वो ए फोल्डर में मिलेगा, बी नाम से क्लाइंट होगा तो बी फोल्डर में मिलेगा, सी नाम से है तो सी फोल्डर में मिलेगा। अच्छा, उस पर्टिकुलर क्लाइंट के फोल्डर में जाने के बाद हमने डेटा को और क्लासिफाई भी किया। भाई नॉर्मल रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न्स, असेसमेंट ऑर्डर्स, टैक्स चालान्स, अलग अलग चीजें, बराबर। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उनके डॉक्यूमेंट्स भी होते थे बहुत बार हमारे पास, जैसे उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी कंपनी के साथ, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाले भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते थे। तो अदर डॉक्यूमेंट्स बोल के हमने एक और फोल्डर बना दिया था जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे। तो इंडेक्सेशन और क्लासिफिकेशन, ये 2 चीजें मिलेगी आपको, ये 2 आसान होगा जिसकी वजह से रिट्रीवल ईजी होगा। क्या ईजी होगा? डेटा रिट्रीवल। अब डिजिटाइज्ड डेटा मे बी एक्सेस्ड बाय मोर देन 1 पर्सन। इसका एग्जांपल मैंने दिया था, एक ही क्लाइंट का काम 3 व्यक्ति कर रहे हैं, मैं जीएसटी ऑफिस में, मेरा एक और कलीग इनकम टैक्स ऑफिस में, एक बंदा ऑफिस में काम कर रहा है। तो डिजिटल फॉर्मेट में है तो तीनों एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल है। फिर बाद में हेल्प्स इन वर्क्स प्रोसेसिंग, वर्क का प्रोसेसिंग, जो काम का प्रोसेसिंग है वो फास्ट होता है, तुरंत होगा डिजिटल फॉर्मेट में। मैनुअल फॉर्मेट में करना दिक्कत जाता है। हायर इंटीग्रेशन विद बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, हायर इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था एसएपी ईआरपी, जो अपने बेसिक सॉफ्टवेयर है। ये जो बेसिक सॉफ्टवेयर के जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपको मैंने बोला बैंक स्टेटमेंट आया सर, बैंक स्टेटमेंट को सीधा सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर लेता है, एंट्रीज ऑटोमेटिक खुद ही कर देगा, तो इंटीग्रेशन आसान हो गया। हायर इंटीग्रेशन विद बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, इजियर टू कीप। अरे बैकअप रखने को कितना समय लगता है, कितना ही समय लगेगा। देखो इसमें मेरे यहां पे पिछले 5 साल का डेटा इतनी सी जगह में है, इतनी सी जगह में 5 साल का डेटा है, हार्ड डिस्क है ये, बराबर है। अब इसके अंदर मेरे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के लेक्चर, सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के लेक्चर, सीएमए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के लेक्चर, अभी जो मेरा सीएफआर का बैच चालू हो जाएगा उसके लेक्चर, इतनी सी जगह में इतना सारा डेटा, इतनी सी जगह में। मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी है इसके अंदर, 10th स्टैंडर्ड के, 12th स्टैंडर्ड के, मेरा फोटो, मेरा सिग्नेचर, ये भी अपन, तुम लोग अभी इंटर में हो, बहुत बार तुम लोग रजिस्ट्रेशन करते हो, बहुत बार तुम लोग एग्जाम फॉर्म भरते हो, तो ये बार बार आपको सॉफ्ट में ही लगता है, सब कुछ इसमें है। अब वही वो 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इतनी सारी चीजें अगर फाइल फोल्डर में रखेंगे, कबर्ड में इतना बड़ा फोल्डर बन के रेडी हो जाता है। मेरे स्कूल से लेके बचपन से लेके आज तक के जितने भी मेरे सर्टिफिकेट्स थे, ड्राइंग कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया था, महाराष्ट्र टैलेंट सर्च नाम का जो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम था उसमें मैंने ये लिया था, पार्टिसिपेशन किया था। ऐसे और कंप्यूटर कोर्सेज किए थे, एक हिंदी भाषा का कोर्स था उसके अंदर मैंने किया था, उसका सर्टिफिकेट, एमएससीआईटी का सर्टिफिकेट, फिर मैंने जो C++ जावा इनके क्लासेस किए थे, ये सारे सर्टिफिकेट इतनी सी जगह में आ गए, इतनी सी जगह में। और सोचो वही पहले सारे सर्टिफिकेट जो थे ना, ऐसा बंडल फाइल था, आज भी है घर पे, मैंने फेंका नहीं है, बट बाई चांस मिस हो गया तो इधर है ना, तो मतलब वो अगर नहीं रखना है तो इतनी सी जगह में आ गया सब कुछ। समझ में आ रही मेरी बात? तो डिजिटल कर देंगे, आप डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे तो स्पेस भी कम लगेगा सर। इसके बाद इजियर टू कीप बैकअप फाइल्स, कैन बी एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस थ्रू नेटवर्क सिस्टम। इसका मैंने एग्जांपल क्या दिया था, गूगल ड्राइव के बच्चों को लेक्चर्स देते अपन, बराबर है कि नहीं? अलग अलग जगह पे एक ही ड्राइव में बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे गूगल ड्राइव से लेक्चर्स डाउनलोड करते हैं। फिर इंक्रीज्ड स्कोप ऑफ राइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, काम आसान होगा, डेटा रिट्रीवल आसान होगा, मल्टीपल लोग एक्सेस कर पाएंगे, तो काम जो बिजनेस जो है वो तो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। ग्रो पहले भी कर रहा था, ऐसा नहीं कि ग्रो नहीं कर रहा था अभी, बट पहले के मुकाबले ज्यादा स्पीड से ग्रो करेगा ना बिजनेस। फिर
रिक्वायर्स लेस फिजिकल स्टोरेज, लेस फिजिकल स्टोरेज, इतनी सी जगह में पूरी दुनिया आ गई, बराबर है, खत्म। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, नोटबुक है सबके पास भी? नोटबुक चाहिए अपने को। देखो थियरी रहने के बावजूद मैं लिखवाता सब कुछ हूं जितना इंपॉर्टेंट, ताकि लर्न करने में आसानी हो अपने को। जब तुम लोग, मैंने क्या बोल दिया आपको, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स ये एक सब्जेक्ट, दूसरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मालूम है ना, ये दोनों सब्जेक्ट छोटे छोटे बट लर्निंग है, समझ में आया। अब वहां पे अगर आप देखेंगे ना कौन सा ओएमएसएम में, तो वहां पे पेपर सेक्शन वाइज आता है, पेपर बाइफरकेटेड है, ओएम के क्वेश्चन एक साथ है, एसएम के क्वेश्चन एक साथ है। यहां पे वैसा नहीं है, यहां पे वैसा नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर 1A 4 क्वेश्चन दिखेंगे, 3 क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, 1 क्वेश्चन डेटा एनालिटिक्स का। ऐसा पेपर मिक्स में आता है, मिक्स में आता है। भले पेपर वेटेज अपना 20 मार्क्स है, विथ ऑप्शन ये 30 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन 30 मार्क्स के लिए आता है। तो 20 मार्क्स का पेपर है, बट ये इजी टू स्कोर है, अपन इसमें पूरा 20 में से 20 अपन आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बट उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, टॉपिक्स कम है, लिमिटेड टॉपिक्स है, उतने टॉपिक्स अपने को लर्न करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम ये है, लर्न तो करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डेटा ये, अच्छा ये चीजें टेक्निकल भी है। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते सर कंसेप्ट तो समझ में आ गया, अब लर्न करने की जरूरत नहीं, पेपर में जाके लिखूंगा। ये टेक्निकल वर्ड याद किसको आने वाले हैं? टेक्निकल वर्ड याद रहेंगे क्या? नहीं याद रहेंगे। सब्जेक्ट टेक्निकल है, आप खुद की भाषा में, जहां पे मैंने बोल दिया रिट्रीवल ऑफ डेटा, तुम बोलेंगे ब्रिंगिंग बैक द डेटा, झाला कल्याण, है ना। तो समोरचा गो बैक टू इंटरमीडिएट, नो गोइंग टू फाइनल। तो रिट्रीवल का स्पेलिंग सीख के वापस जा, वापस भेजेगा वो अपने को, ठीक है। चलो अब इन्होंने बोला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिजिटाइज डेटा, हाउ डू वी डिजिटाइज डेटा। इसका बड़ा सिंपल आंसर है, बड़ा सिंपल, एक शब्द में लिखा सबने, एक शब्द में आंसर दू इसका, झापड़ से। क्या? झापड़ से, झापड़ से डेटा डिजिटाइज होता है। हां सच्ची कसम से मैं बताता हूं, सुनो देखो, शॉर्टकट बनाए रहे, वो पूरा जितने स्टेप्स है ना उसका शॉर्टकट बनाए, मतलब तुम लोग टेंशन में आगे मतलब कंप्यूटर को झापड़ मारेंगे जाके, नहीं नहीं। सी को मैंने एस कर दिया बस, नहीं तो सी भी अपन यूज करते ही है ना, इंक्रीज डिक्रीज, झापड़ से। एच नहीं है इसमें कुछ, एच का कुछ काम नहीं है, एच इसलिए छोटा लिखा है मैंने, बाकी जितने भी सारे। अब इसमें झापड़ से, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड झापड़ से। पहले तुम्हारा झापड़ का जे, झापड़ का जे बोलता है जस्टिफिकेशन ऑफ proposed digitization, justification of proposed digitization. Done? डन, ऑनलाइन वालों भी डन। चलिए करो, हाँ जी। सबसे पहले हमने देखा जस्टिफिकेशन ऑफ प्रपोज्ड डिजिटाइजेशन। अब बात समझो, जस्टिफिकेशन का मतलब मालूम है? जस्टिफिकेशन मतलब क्या? जस्टिफाई करना, यानी कि रीजनिंग देना।
भाई डिजिटाइजेशन करना है ना तुमको, तुम करो, बट पहले ये तो बताओ करना क्यों है। सर वो नया नया प्रोसेस है ना, मजा आता है देखने में इसीलिए। अरे एडे, ऐसा नहीं है। डिजिटाइजेशन कर रहे तो क्यों कर रहे हैं, उसके अक्रूइंग बेनिफिट्स देखने हमें कि भाई ये पर्टिकुलर डेटा है, अगर मैं इसको डिजिटाइजेशन करूं ना तो मेरा बहुत सारा स्टोरेज बचेगा, स्टोरेज बचेगा तो मेरा बहुत सारा खर्चा बचेगा, मैं छोटे ऑफिस में भी काम चला पाऊंगा। इसके अलावा ये जो डिजिटाइजेशन डेटा है तो मेरा वर्क एफिशिएंटली काम करेगा। डेटा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेटा को मैं डिजिटाइज करूंगा तो मेरा वर्क आसान होगा, प्लस सिक्योरिटी बढ़ेगी, सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ेंगे। तो हमको यह देखना है कि जो भी आप डिजिटाइजेशन, क्योंकि देखो कोई भी आप प्रोसेस करने वाले हो, कोई भी प्रोसेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बराबर है। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मतलब सर यहां पर सबसे पहली चीज डिजिटाइजेशन है तो डिजिटाइजेशन का कॉस्ट लगेगा, खर्चा लगने वाला है, बराबर है, खर्चा लगने वाला है, प्लस खर्चे के साथ साथ मैन पावर भी लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, आप जो रॉ डेटा है उसको आप फर्स्ट टाइम कन्वर्ट करने वाले हो किसमें, डिजिटल डेटा में, तो उसको तो पहली बार जब आप कन्वर्ट करने वाले हो तो मैन पावर लगने वाला है। तो उस समय पे जब हम लोग हमारे ऑफिस के जितने हम लोग क्लाइंट्स की जितने भी डॉक्यूमेंट्स को हम डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे थे, उस समय पर सर जितने भी हमारे जितने हम आर्टिकल्स जो थे, सारे आर्टिकल्स के बीच में फाइल अलॉट कर दिया था। डेली इवनिंग 4 to 6 यही काम होता था, 4 to 6। आज मैं करूंगा, कल तुम करोगे, परसों तुम करोगे, ऐसे डिवाइड कर दिया गया था। तो उस समय पे जब मैं वो डेटा वहां पे प्रिंटर के सामने रुक के स्कैनिंग कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ही खड़ा हूं। मतलब डेली का एक मैन पावर 2 hours ऑफ अ मैन इज वेस्टेड। कॉस्टिंग आप पढ़ रहे हो, लेबर आपने पढ़ा हुआ है, ये तो आइडल टाइम हो ना मेरे लिए, वेस्टेज है कि नहीं वो टाइम का। तो जहां पर मैं बैठ के रिटर्न फाइल कर सकता हूं, अकाउंटिंग एंट्रीज कर सकता हूं, मैं खड़ा हूं, स्कैनर को निहार रहा हूं। ओ माय गॉड, कैसा लाइट जा रहा है, कैसा लाइट आ रहा है, बराबर है। मैन पावर लगने वाला उसमें, तो एनर्जी वेस्टेज है, टाइम वेस्टेज है, मनी वेस्टेज है। वो 2 घंटे का तो फुकट का पगार ले रहा मैं, बराबर है कि नहीं। तो जब ये सर को हमारे समझ में आ गया 15-20 दिन बाद, तो उन्होंने क्या कर दिया, डेटा को सेग्रीगेट कर दिया, इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डेटा एंड नॉर्मल डेटा। फिर जो कॉन्फिडेंशियल डेटा था उसको स्कैन हम ही कर रहे थे, जो ऐसी नॉर्मल डेटा था वो हमने आउटसोर्स कर दिया एक जेरोक्स वाले को, भैया ये सब स्कैन कर करके दे दो। तो उसने सिर्फ स्कैन करके भेज दिया, और स्कैन करने के बाद हमने क्या किया, अब उसको वो डेटा वाले, वो स्कैनर वाले को क्या समझ में आता कि क्या स्कैन कर रहा मैं, उसको कुछ समझ में आ रहा क्या, उसको उसके लिए तो सब पेपर एक बराबर है कि नहीं। तो उसको बोलते भाई एटलीस्ट ये जो फाइल हम दे रहे हैं ना, ये फाइल का एक फोल्डर बनाना और इसके सारे स्कैन डॉक्यूमेंट उसी फोल्डर में डालना, वरना 150 क्लाइंट के सारे डॉक्यूमेंट स्कैन होके खुले झाला, कौन सा डॉक्यूमेंट किसका क्या, कुछ समझ में नहीं आता था। तो नसीब भगवान की कृपा से उसने उतना तो कर दिया था, उसमें भी किरकिरी कर रहा था बट कर दिया उसने। तो उसकी वजह से क्या हो गया, फिर सॉर्टिंग हमारे लिए आसान हो गई। तो मेरा एक क्लाइंट है, क्लाइंट ए, वो क्लाइंट ए के फोल्डर में जाने के बाद सारे स्कैन डॉक्यूमेंट से फिर सिर्फ हम लोग चेक करते थे कि असेसमेंट ऑर्डर कौन सा, ये क्या है, ये क्या है, वो फोल्डर में शिफ्ट कर देते थे, समझ में आया। बट उसने फ्री में स्कैन करके दिया, क्या पैसा तो लिया ना, उसका भी मैन पावर लगा ना, जो इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डेटा था उसमें तो मैन पावर हमारा भी यहां पे तो ऑफिस में लगा ना। तो पहले जस्टिफाई करो कि ये डेटा को एक्चुअली डिजिटाइजेशन करना जरूरी है भी, या जबरदस्ती का डेटा डिजिटाइजेशन करते मत बैठो। समझ में आ रही मेरी बात, ऐसा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, जे हो गया, जे का झापड़ हो गया। दूसरा ए, एच देखो मैंने छोटा लिखा, एच का कोई पॉइंट नहीं है ना, लिखा ना सबने, ये लिखा है ना, ये सबने लिखा ना, ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा है, ऐसे ही लिखना। चलो ए, असेसमेंट। चलो बहुत बढ़िया, आपने टैक्स तो पढ़ा है, टैक्स में असेसमेंट पढ़ा है ना। असेसमेंट ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, बट असेसमेंट तो सुना ही होगा आपने। असेसमेंट का मतलब क्या है, ऑनलाइन वाले तुम भी जवाब दे सकते हो अगर आपकी उंगलियां फ्री है, कुछ नहीं कर रही तो। असेसमेंट हाँ जी, क्या है असेसमेंट मतलब? नहीं 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 नहीं, नहीं तो समझा नहीं। मैं असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं।
मैं ईयर की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट दी वर्ड असेसमेंट। भाई इनकम टैक्स ऑफिसर हमारा इनकम टैक्स रिटर्न असेस करता है, असेसमेंट होती है, असेसमेंट ऑर्डर आया है, तो व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट? उस असेसमेंट, हाँ पोस्टमार्टम टाइप, बराबर है, बराबर है। जो वर्ड आ रहा है दिमाग में वो बोलो, पोस्टमार्टम बोल दिया भाई ने, मतलब एक तरीके से सही हुआ, वैसे ही हुआ। घर वाले डॉक्टर है क्या? एग्जाम्पल गजब दिया। चेकिंग, वेरिफिकेशन, चेक करना, बराबर है, ओके। सर यहां पे पहले हमने ये देखा कि हमारे लिए डिजिटाइजेशन करना जरूरी है क्या? हाँ भाई जरूरी है, करना है, ये तो हमने तय कर लिया। अब असेसमेंट करना है। असेसमेंट आपने ऑडिट भी पढ़ा है क्या? नहीं, अरे ग्रुप 2 में है ना ऑडिट, हाँ? तो बात समझो, जाने दो, एग्जाम्पल फेल जाएगा मेरा। नहीं ऑडिट नहीं रे, एक्चुअली उसमें ना ऑडिट में कंसेप्ट होता है, जब भी आप ऑडिट लेते हो ना हाथ में, कोई नए क्लाइंट का ऑडिट आप लेने वाले हो ना, तो प्री असेसमेंट करना पड़ता है, प्री असेसमेंट करना पड़ता है। तो प्री असेसमेंट क्या होता है? जैसे कि हम कोई नया क्लाइंट का ऑडिट लेने वाले हैं, तो क्लाइंट का पहले देखो, क्लाइंट लेने वाले तो ऐसे नहीं, हाँ मैं भी ऑडिट करता, चलना तू भी करते, चलना करते ऑडिट, ऐसा नहीं होता। क्लाइंट को पहले समझा जाएगा, क्लाइंट के साथ मीटिंग होगी, उसके रिक्वायरमेंट समझे जाएंगे, वो बिजनेस क्या कर रहा है वो समझना पड़ेगा, वो बिजनेस के बेसिक्स क्या है वो समझना पड़ेगा, उसके बिजनेस को कोई पर्टिकुलर लॉ या कोई पर्टिकुलर बोर्ड गवर्न करता है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी है क्या, वो देखना पड़ेगा, उनके रूल्स क्या है ऑडिट को लेकर वो देखना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? अब जैसे हमारे ऑफिस में मेजोरिटी जो ये थे, क्या कहते हैं, मेजोरिटी क्लाइंट जो थे हमारे पास, वो अपने ये थे, अपने जो पुणे एरिया में जितने भी होटल्स है ना, होटल से मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था लास्ट टाइम, वैशाली, रूपाली, चंदन, कॉफी हाउस, ये सारे। इसके अलावा शेट्टीज, यस, इसके अलावा हमारे पास मेजर ये भी थे स्कूल इंस्टीट्यूशंस, जैसे डीवाई पाटिल कॉलेज लोहगांव का, डीवाई पाटिल कॉलेज वो वाला, मुंबई का एक डीवाई पाटिल का, मतलब मुंबई में 2 डीवाई पाटिल है, एक अजिंक्य डीवाई पाटिल, एक विजय डीवाई पाटिल। तो यहाँ पे जो पुणे में वो अजिंक्य डीवाई पाटिल है, मुंबई में जो है वो विजय डीवाई पाटिल है। तो अजिंक्य डीवाई पाटिल के 2-3 ब्रांचेस मुंबई में भी थे, नेरुल में, वर्ली में, नागपुर में, ये 3-4 जगह और भी थे। तो इन सब के ऑडिट्स हम करते थे। ये सब स्कूल्स थे, ये सारे स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह थे। उसमें अभी यहाँ पे लोहेगांव का कैंपस अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका बीबीए एमबीए के भी कोर्सेज होते थे, इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी होते थे, फिर डीवाईपीडीसी बोल के, क्या उसका नाम, ऑटोमोटिव, गाड़ियां बनाते, गाड़ियों के इंजन वगैरह, उसके कोर्सेज होते थे, लॉ के कोर्सेज होते थे, डेंटल के कोर्सेज होते थे, इतने सारे कोर्सेज होते हैं वहां पर। तो इतने सारे कोर्सेज होते, तो लॉ वाला जो स्कूल है, लॉ वालों को अलग लॉज एप्लीकेबल है, इंजीनियरिंग वालों को अलग बोर्ड एप्लीकेबल है। समझ आ रही मेरी बात कि मैं क्या बोल रहा हूं? मैनेजमेंट वालों को जो बीबीए एमबीए कर रहे उनके अलग रूल्स थे, डीवाईपीडीसी जो ऑटोमोटिव वाले थे उनके रूल्स अलग थे, लीगल वालों के रूल्स अलग, डॉक्टर वाले, डेंटल वाले, उनके रूल्स अलग, इतने सारे रूल्स अलग अलग। तो पहले अगर मैं स्कूल का ऑडिट करना चाह रहा हूं तो मुझे ये तो समझना पड़ेगा ना कौन सा स्कूल है, इनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या है। स्कूल्स की भी बात करेंगे तो अपने पुणे में स्टेट बोर्ड भी है, सीबीएसई भी है, आईसीएसई भी है, अलग अलग बोर्ड्स है, तो उसकी भी तो स्टडी करनी पड़ेगी मुझे। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू हैव अ प्री असेसमेंट। तो यहां पर डिजिटाइजेशन, अभी ये तो तय कर लिया ना आपने कि ये मेरा क्लाइंट है, मैं इसका ऑडिट करने वाला हूं, तो उसके पहले आपको प्री असेसमेंट करना पड़ेगा। डिजिटाइजेशन करना है क्या? हां करना है, असेसमेंट करके दो। अब यहां पे असेसमेंट में क्या क्या चीजें देखेंगे सर? असेसमेंट में ये देखो कि जितना डेटा आपके पास अवेलेबल है, क्या सबका सब डिजिटाइजेशन करना जरूरी है क्या, या कुछ डेटा ऐसा कि इसके डिजिटाइजेशन की जरूरत नहीं है, छोड़ दे इसका, सिर्फ इसका डिजिटाइजेशन करेंगे, बराबर। ये सेग्रीगेट कर लिया। जैसे अभी मैंने क्या बोला, हमारे ऑफिस में हमने सेग्रीगेशन किया, कॉन्फिडेंशियल डेटा, नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा। कॉन्फिडेंशियल डेटा हम करेंगे, नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा जाने दो बाहर, आउटसोर्स कर दिया, नहीं समझा। असेसमेंट ही हुआ ना ये, हमको असेसमेंट करना है, यानी क्या हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसका कंटेंट समझना है, उसका इंपॉर्टेंस समझना है, उसका कॉन्फिडेंशियलिटी समझना है, ये हमें ही करना है या किसी और का आउटसोर्स कर सकते हैं। अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं किसी को, तो उसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डेटा लीक हो गया तो तेरी मारूंगा कान के नीचे, ऐसा, बराबर है कि नहीं? डेटा है भाई, फाइनेंशियल डेटा है, अपन प्रोफेशनल्स बनने वाले हैं, प्रोफेशनल बनने वाले मतलब उसकी जो बैंकिंग की या तो फाइनेंशियल नाड़ी अपने हाथ में है, बराबर है कि नहीं? लॉयर है तो लॉयर के हाथ में उसकी लीगल नाड़ी है, डॉक्टर के हाथ में उसकी एक्चुअल हाथ की नाड़ी है।
समझ में आ रही मेरी बात? तो हम प्रोफेशनल बन रहे हैं, तो उसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जितना भी होगा वो कॉन्फिडेंशियल होगा हमारे लिए। उसका टर्नओवर कितना, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना, उसके कौन से खर्चे कितने, उसके अलावा अपन ने कितने जो झपटे किए उसके अंदर, वो अलग। बराबर है कि नहीं? अब भाई प्रोफेशन में है, जिस प्रोफेशन में है, जो काम करने वाले वो तो है ही ना, उसके तो डिनाई नहीं कर सकते। आप बोलेंगे लाइव में ऐसा बोल रहे सर बच्चों के में, जो है वो है, ये करना ही है अपने को। जब आप आर्टिकलशिप करेंगे तब भी आपको समझ में आएगा कि बहुत बार तुम क्लाइंट का मेजर काम तुम कर देते हो, बट बाद में एंड के 1 घंटे में क्लाइंट आता है, केबिन में सर के साथ बैठता है, मीटिंग करता है, 1 घंटे बाद बैलेंस शीट चेंज हो जाती है। मैंने किया क्या था, ये हुआ क्या, होता है, बहुत बार होता है। तो ये सिस्टम है भाई। हाँ जी, क्लियर है तक सबको? असेसमेंट समझ में आ गया? असेसमेंट करना क्या क्या जरूरी है यहाँ पे देखो, समझो असेसमेंट क्या क्या करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी असेसमेंट करनी है आपको, रिक्वायरमेंट कौन सा डेटा डिजिटाइजेशन करना है नहीं करना है। उसके अलावा एक और असेसमेंट होता है कि जो पर्टिकुलर डेटा है, सर ये डेटा पूरा डिटेल में डिजिटाइज करना जरूरी है या कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक ही उसका जो मेन पेज है उतना कर दिया तो हो जाएगा? सर अभी जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर अपन बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना सर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप एक काम कीजिए, जो सिर्फ मेन पार्ट है अपने, जैसे आपका अभी आपने शेड्यूल 3 पढ़ा ही होगा। शेड्यूल 3 में आपने बड़ा सर बैलेंस शीट है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, नोट्स टू अकाउंट है, ये सब स्कैन करना जरूरी है क्या? ये सब डिजिटलाइज करना जरूरी है क्या? हाँ, बिकॉज ऑल दीज 4 आर पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? जरूरी है सर, तो ये डिटेल में ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। बट कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है, जिसको डिजिटाइजेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है इतना डिटेल में। जो फर्स्ट पेज है उतना डिजिटाइज करके रख दो, छोड़ दो, खत्म करो उसको। समझ में आया? तो कौन सा डेटा डिटेल में डिजिटल में कन्वर्ट करना है, कौन सा डेटा सिर्फ कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में, जो मेन पूरा समरी पहले पेज पे उतना स्कैन कर दो बस हो गया, ये भी आपको असेस करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो डेटा असेसमेंट हो गया भाई। सिस्टम असेसमेंट भी तो करना पड़ेगा। आपके पास कितना सिस्टम अवेलेबल है, आपके पास कितना हार्डवेयर अवेलेबल है, आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आपके पास कितना मैन पावर अवेलेबल है। समझ में आ रही मेरी बात? तो डिजिटाइजेशन प्रोसेस बोल दे तो इतना आसान नहीं है, उसमें झंझट बहुत है। समझ में आई मेरी बात? तो असेसमेंट, आइए असेसमेंट में 1-2 पॉइंट लिखते हैं। ऑल रिकॉर्ड्स आर नेवर डिजिटाइज्ड। सारे के सारे रिकॉर्ड को डिजिटाइज करते नहीं बैठेंगे सर, इतना समय किसके पास है? ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। Data is to be selected for digitization. कंप्यूट कॉस्ट एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, खर्चा कितने लगने वाला है वो भी देखिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, रिस्क असेसमेंट, एग्जाम्पल साइबर अटैक्स आजकल बहुत बढ़ गए, ये भी तो रिस्क है ना एक, तो उसको भी तो असेस करना पड़ेगा भाई, कितना रिस्क है, कितना सिक्योरिटी है, ये भी तो समझना पड़ेगा। डन है? झापड़ा का पी
चेक करना, R&D, इवेल्युएट करना, गजब। ऑनलाइन वाले भी देते हैं आंसर। 2-3 लोगों ने खैर दिया, बाकियों ने पता नहीं उंगलियों को कहां रखा है। ठीक है। प्लानिंग, मतलब खाना वाना खा रहे हैं या लिख रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल रहा हूं मैं। हर बात पे हंसते हो यार तुम लोग शी। मैं कुछ बोला ही नहीं भाई। सक्सेसफुल डिजिटाइजेशन मेटिकुलस प्लानिंग। सर प्लानिंग तो ऐसी चीज है जो हर जगह पे लागू होगी। मेटिकुलस प्लानिंग, हाँ। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब डिटेल्ड, एकदम बारीकी से, मतलब प्लानिंग एकदम डिटेल, डिटेल मतलब इसको मेटिकुलस को बोलते हैं अपन। डिटेल्ड, या अपन मराठी हिंदी में सूक्ष्म, बारीकी से। हर छोटे से छोटे एस्पेक्ट को कंसीडर करना है प्लानिंग में। तो मेटिकुलस प्लानिंग मतलब क्या, प्लानिंग करना है नो डाउट, बट प्लानिंग में आपको हर छोटी से छोटी चीज को समझना है कि भाई इसको डिजिटाइजेशन करना कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ डेटा ऐसा होता है जिसको आप डिजिटाइजेशन करने का रिस्क ले नहीं सकते, भाई इसको डिजिटाइजेशन कर दिया, साइबर अटैक हो गया, हैक हो गया, कंपनी बॉम्ब बोल ली, बराबर है कि नहीं, ऐसा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं पेप्सी या कोक, उसको बनाने का फॉर्मूला सॉफ्ट कॉपी में रख दिया, अगर कहीं पे किसी को पता चल गया कि भाई ये KFC का जो चिकन बनता है ना, क्रंची चिकन मस्त, उसका उन्होंने फॉर्मूला जो है ना, वो जो रेसिपी है ना, उन्होंने डिजिटल फॉर्मेट में कहीं सेव करके रखता है, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। कुछ नहीं, हैकर को हैक करना है, फाइल निकालना है, डिक्रिप्ट करना है। हाँ, KFC हर जगह खाओ, कोक हर जगह, पेप्सी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, घर में बनाता मैं, ऐसा हो जाएगा वो। तो कुछ कुछ इतना डिटेल्ड डेटा, इतना इंपॉर्टेंट डेटा कि भाई बिल्कुल 1% का रिस्क नहीं ले सकते आप, 1% का रिस्क नहीं। नहीं भाई डिजिटाइजेशन नको, मैं उसका चिट्ठी बना के अपने जेब में रखूंगा, मर गया तो मेरे साथ जाएगा। बस ठीक है। सक्सेसफुल डिजिटाइजेशन नीड्स मेटिकुलस प्लानिंग। इसमें है स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल चर्चा नहीं करो क्योंकि प्लानिंग के बारे में अपने को आज सच तो मालूम है ही, इसमें क्या ही बताऊंगा मैं। और बाकी तो आप इतना पढ़ाई वगैरह प्लान कर रहे हो, इतना अच्छे से अपना दिन का डेली शेड्यूल प्लान कर रहे हो, तो आपके सामने मेरी प्लानिंग तो फीकी है, बराबर है ना। गजब गजब सर, हमारा प्लान सुनेंगे तो आप चक्कर आके गिर जाएंगे सर। चलिए एग्जाम्पल, डिजिटाइजेशन अप्रोच। देखिए आप बोलेंगे सर जो बुक में है आप सारा वही कुछ लिखा रहे हो, बट भाई लिखेंगे तो लर्न करने में जल्दी आसानी होगी, लिखी हुई चीज जल्दी आसानी से लर्न होगी। या तो आप बुक में तो अवेलेबल सब कुछ है, तो वैसे अगर सिर्फ हाईलाइट करके पढ़ाने जाऊं तो फिर तो अपना सिलेबस 5 दिन का भी नहीं है, 5 दिन में ज्यादा समय नहीं लगेगा खत्म करने में। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट।
नहीं नहीं, ये अपन इस बार कल या परसों बैठेंगे, अपन देख लेंगे शेड्यूल प्लानिंग जो भी अपना पढ़ाई का करना है, टेंशन नो, कैसे नाराज नहीं होने का। चलो ए नहीं, एक मिनट, प्लानिंग खत्म नहीं हुआ अभी। एक और चीज पॉइंट लिख देते इसमें, इंस्टीट्यूट में डिसाइड इन हाउस कंप्लीट डिजिटाइजेशन, मतलब पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स इन हाउस ही डिजिटाइजेशन करेंगे, या आपको लगता है और आउटसोर्स आउटसोर्स्ड टू एन एजेंसी। It may also be done on demand basis और इन बैचेस। ऑन डिमांड करेंगे या तो बैच वाइज कर लेंगे, पहले एक पर्टिकुलर क्लाइंट्स को खत्म कर लेते हैं, फिर एक क्लाइंट्स को खत्म करते हैं, फिर एक क्लाइंट्स को खत्म करते हैं, या तो फिर आपने बोल दिया बैच भाई, पहले एक तो काम करते हैं, सारे इनकम टैक्स वाले स्कैन कर लेते हैं, फिर इनकम टैक्स हो गए सारे जीएसटी वाले कर लेते हैं, फिर सारे असेसमेंट वाले कर लेते हैं। ऐसा बैचेस में कर सकते हो, जैसे चीज जब मन मर्जी वैसा। क्लियर है? 4 झापड़ से गड्डी, डन। डिजिटाइजेशन एक्टिविटी में 6 फेज प्रोसेस है, 6 फेज प्रोसेस। प्लानिंग, कैप्चर, प्राइमरी क्वालिटी कंट्रोल। एडिटिंग, सेकेंडरी क्वालिटी कंट्रोल, सिक्स स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। श्रीकांत सर का लेक्चर कितने बजे रहता? 6 ना? चलिए डन है यहां तक? डन? ऑनलाइन वालों भी डन क्या? एक बार थम्स अप डालो। कहीं किसी पॉइंट में डाउट है तो पूछिए। चलिए डन। चलो प्लानिंग स्टेज, यहां पे 6 स्टेजेस बोले डिजिटाइजेशन एक्टिविटी में है। मतलब सर अभी तक अपन डिजिटाइजेशन कर ही नहीं रहते? नहीं, मैंने बोला ना प्रिलिमिनरी असेसमेंट,
वही कर रहे थे। सबसे पहले तो हम लोगों ने जस्टिफिकेशन दिया कि भाई करना है नहीं करना है, कितना जरूरी है। फिर हमने असेसमेंट किया, असेसमेंट में हमने देखा कौन सा जरूरी है, कितना कॉन्फिडेंशियल है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा डिटेल में करना चाहिए, कौन सा कंसोलिडेटेड में काम हो जाएगा, हमारे पास मैन पावर कितना अवेलेबल है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या क्या अवेलेबल है, फिर उसका कॉस्ट कितना लगेगा, ये सब असेसमेंट कर लिया। उसके बाद फिर हमने प्लानिंग करेंगे सर। प्लानिंग करने के इसमें हम लोगों को देखना है डिजिटाइजेशन अप्रोच, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। डिजिटाइजेशन अप्रोच, डिजिटाइजेशन अप्रोच मतलब कितना फास्ट होना चाहिए, कितना जरूरी होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन से तरीके से होना चाहिए, कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए, बराबर है। उसके बाद प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपने डिसाइड किया है तो उसका डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे ना, कि भाई अगर मान लीजिए आप थर्ड पार्टी का आउटसोर्स करने वाले तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंशियल डेटा गया तो तेरी लग जाएगी, बराबर है। डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग क्या क्या करने वाले उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को हमको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब जैसे मैंने क्या बोला आपको, सारा आर्टिकल डिजिटाइजेशन के काम पे लगा हुआ था, बट एक ही दिन सारे आर्टिकल कर रहे थे क्या? नहीं, उनको पता है अपने ऑफिस में कितने स्कैनर है, एक ही स्कैनर है, बराबर है। एक ही स्कैनर है तो एक दिन पे एक बंदा एक ही फाइल करेगा उस समय पे, बाकी के लोग अपना अपना काम करेंगे। दूसरे दिन दूसरा बंदा, तीसरे दिन तीसरा बंदा, चौथे दिन, मतलब ये क्या हो रहा है, रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि सारे के सारे आर्टिकल स्कैनिंग ही कर रहे हैं तो सारे के सारे आर्टिकल ऑडिट प्लेस पे ही है, मैनेज कर रहे हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, फाइल साइज कितना होना चाहिए, आपके पास स्टोरेज कितना है, ये तो टेक्निकलिटीज है ना। जैसे अभी गूगल ड्राइव वाले लेक्चर बच्चा परचेस करता है तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट बताया जाता है उसको, भाई मिनिमम विंडोज इतना होना चाहिए, मिनिमम रैम इतना होना चाहिए, मिनिमम स्टोरेज स्पेस इतना होना चाहिए, इतने स्टोरेज स्पेस का लेक्चर है। लेक्चर के लेक्चर्स जो अपने जाते हैं गूगल ड्राइव पेन ड्राइव के जो लेक्चर जाते हैं, एक एक लेक्चर नहीं बोले तो कम से कम 45-50 जीबी के रहते हैं, 45 to 50 जीबी एक पूरा कोर्स, एक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक बच्चा अगर एक सब्जेक्ट के अलावा अगर वो इंटर सीएमए इंटर ग्रुप 1 का अकेला 4 सब्जेक्ट ले ले, हो गया 50 जीबी। उसमें से तो अकाउंट्स तुमको मालूम ही है, गजब 23-24 चैप्टर, बराबर। ओ सर डीटी का तो बात ही नहीं किया आपने, साले डीटी में तो ऐसा विषय है कि सर डीटी एक जगह पे है, पूरा सिलेबस एक जगह पे है, गजब, सोने पे सुहागा। न्यू सिलेबस में डीटी एक साथ है, आगा बाबो सर डेटा एनालिटिक्स पढ़ाने के लिए आए हो तो पढ़ाइए ना, हमारे क्यों फाड़ रहे चलो ठीक है। फिर डिजिटाइजेशन एक्टिविटी में देखें, देयर आर 6 स्टेजेस। पहला स्टेज है प्लानिंग, दूसरा कैप्चर, तीसरा प्राइमरी कंट्रोल। अभी 3 स्टेज पहले समझो। पहले क्या प्लानिंग। देखो प्लानिंग है, डिजिटाइजेशन प्रोसेस कर रहे हो, कोई भी काम शुरू कर रहे हो, पहला काम तो प्लानिंग होगा ना। प्लानिंग करना है कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स को कब करना है, कितना समय लगना चाहिए, कितना समय नहीं लगना चाहिए, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कहां से करेंगे, कहां स्टोर करेंगे, ये सारी चीजें देख लिया। ये प्लान कर लिया हमने, प्लान कर लिया सर। प्लान करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, अभी कैप्चर। कैप्चर कर रहे हैं मतलब क्या सर, पकड़ रहे हैं। कैप्चर का मतलब वही हुआ ना, कब्जा करना नहीं, तो यहां पे स्कैन कर रहे हैं ना हम डॉक्यूमेंट्स को सर। डॉक्यूमेंट अब वो डिपेंड कर रहा है। अभी पहले के टाइम पे जब मैं आर्टिकल शिप कर रहा था तब वो अपने मोबाइल में इतने एप्लीकेशन, मोबाइल के एंड्रॉइड फोन ही नहीं था तभी, तो ये तो झंझट ही नहीं था। अभी वो तो एंड्रॉइड फोन आया है, तो प्ले स्टोर आया है, तो प्ले स्टोर पे स्कैनिंग के बहुत सारे ऐप है। पीडीएफ स्कैनर आया, फिर वो कैम स्कैनर आया, एडोब स्कैनर आ गया, बहुत सारे ऐप है सर। तो अभी तभी तो एक ही वो डब्बा मशीन होता था, वो डब्बे मशीन पे रुक के हम लोग उसको निहारते रहते थे, लाइट आ रहे जा रहे, बराबर। अभी क्या है, पकड़ा मोबाइल हो गया स्कैन, पकड़ा मोबाइल हो गया स्कैन, धड़क धड़ स्कैन हो रहा है सर, बट समय ही नहीं लगता इसके अंदर, समझ में आई मेरी बात। तो ये हो गया कैप्चर। आपने डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर लिया, हाँ जी सर कैप्चर कर लिया। अब प्राइमरी क्वालिटी कंट्रोल। अरे भाई जो तुमने स्कैन किया है, बहुत बार हम लोग कोई डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करते तो अपन चेक करते हैं क्या कि भाई जितना डॉक्यूमेंट है ये पूरा डॉक्यूमेंट आया है क्या, कोई पार्ट कट तो नहीं हो गया, कोई पार्ट ब्लर तो नहीं हुआ, कभी कभी कलर फेड हो जाता है, यहां पे भी ऐसे कुछ तो अजीब सा दिखता है, यार कुछ तो हो गया लगता है, कैमरा हिल गया था, बराबर क्या, दैट इज प्राइमरी कंट्रोल ना, ये वो प्राइमरी क्वालिटी कंट्रोल। अब प्राइमरी क्वालिटी कंट्रोल में क्या हो रहा है भाई, हम लोग सिर्फ बेसिक हमने देख लिया, डॉक्यूमेंट धड़ स्कैन कर दिया। अब स्कैन करने के बाद अब दूसरा स्टेप, अब ये पहले 3 स्टेजेस याद कर लो। पहले 3 स्टेज में क्या है सर, प्लानिंग, कैप्चर, प्राइमरी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल करना है, सेकेंडरी भी क्वालिटी है, ये भी क्वालिटी ही है, बराबर। प्लानिंग, कैप्चर, प्राइमरी कंट्रोल, प्लानिंग कैप्चर, प्राइमरी कंट्रोल, ठीक है सर, डन। ये बेसिक पार्ट हो गया सर। अब क्या करेंगे सर, अब उसको एडिटिंग करेंगे।
एडिटिंग करना जरूरी, क्योंकि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट आपको कलर फॉर्मेट में चाहिए, बराबर ना। तुम्हारा 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट कलर फॉर्मेट में रहता है, बराबर है। कुछ कुछ बर्थ सर्टिफिकेट ब्लैक एंड व्हाइट भी चलता है, बराबर है ना। वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ब्लैक एंड व्हाइट भी चलता है। तो ऐसा, तो हम लोगों ने अभी एडिटिंग कर ली, एडिटिंग कर ली। क्रॉप करना था, कभी कभी फोटो लेते समय वो अपन जहां पे टेबल रखा है तो टेबल का थोड़ा पार्ट यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से एक्स्ट्रा पेज आ रहा है, वहां से एक्स्ट्रा पेज आ रहा है, तो अपन व्हाट्सएप पे भी फोटो भेजने के टाइम पे क्रॉप करके उतना ही भेजते हैं, बराबर। तो ये क्या कर रहे हो तुम, एडिटिंग कर रहे हो। कलर एडिटिंग हो गई, क्लियरिटी एडिटिंग हो गई, फिर आपने उस साइज एडिटिंग कर ली, साइज को कंप्रेस कर लिया। कंप्रेस करते हैं ना, बहुत बार अपन रजिस्ट्रेशन के समय अपना फोटो या सिग्नेचर स्कैन करते हैं, उसका साइज ज्यादा है, ऑनलाइन कन्वर्ट करके अपन उसका क्वालिटी कम कर देते हैं, उसका साइज कम कर देते हैं। तो जब साइज आप कम कर देते हो तो उसकी क्वालिटी भी डिप्रेस हो जाती है, क्वालिटी भी कंप्रेस होती है। जब क्वालिटी कंप्रेस होगी तो ऐसा ना हो कि भाई साहब जो आपका नाम लगा, इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो लिखे वो ब्लर हो गए, वो पढ़ ही नहीं पा रहे अपन, कितना भी जूम कर लो फट रहा है सर, वो समझ में आएगा। क्योंकि डिजिटल देखो, कोई कोई इमेजेस जैसे नॉर्मल नॉर्मल कैमरा से निकाल लो, ये नॉर्मल कैमरा से आप निकालेंगे, जूम करेंगे वो फट जाएगा। आईफोन से निकालो, जूम करो, क्लैरिटी दिख रहा है सर, समझ में आई मेरी बात। तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी क्वालिटी कंट्रोल। एडिटिंग सही हुई है नहीं वो चेक करो, सेकेंडरी क्वालिटी कंट्रोल। ओके डन, सही है, जगह बनाओ। स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, कहां स्टोर करना है, हार्ड डिस्क में करना है, ड्राइव पे करना है, क्लाउड पे करना है, फोल्डर वाइज करना है, कौन सा फोल्डर कहां जाएगा, स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। क्लियर है तक सबको। डिजिटाइजेशन एक्टिविटीज में देखो, पहले तो ये अपने आप में ये पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है इसमें, ये अपने आप में 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट के प्लान। डिजिटाइजेशन एक्टिविटी में वापस 6 स्टेप है, 6x6 वाला ये प्लान है, बराबर है। तो यहां पर जब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर, डिजिटाइजेशन एक्टिविटी की बात करें, तो डिजिटाइजेशन एक्टिविटी में आपका क्या क्या आ गया सर, प्लानिंग आ गया, कैप्चर, प्लानिंग, कैप्चर, प्राइमरी क्वालिटी कंट्रोल। ओके ओके। अब सर एडिटिंग, सेकेंडरी क्वालिटी कंट्रोल, स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, 6 पॉइंट याद रहेंगे, याद रहेंगे। झापड़ से स्टेज प्लानिंग, 6 प्लानिंग, झापड़ से 6 प्लानिंग, झापड़ से 6 प्लानिंग। चलो 4 हो गया, 5 झापड़ से सी, सी स्टैंड्स फॉर केयर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोसेस। बुक में वो ऐसा प्रोसेस ऑफ केयर्स ऑफ रिकॉर्ड्स लिखा हुआ है, मैंने उसी जानबूझ के कर दिया। यहां पर एक बार डिजिटाइजेशन हो गया, डिजिटाइजेशन होने के बाद कुछ आती है एडिशनल रिक्वायरमेंट्स अराइज। व्हाट आर दी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, एडिशनल रिक्वायरमेंट अराइज। पहला, परमिशन फॉर एक्सेस ऑफ डेटा,
डन क्या? चलिए डन। सबसे पहले क्या रहेगा इसमें पॉइंट है ये केयर ऑफ रिकॉर्ड्स। अब ये केयर ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब क्या भाई? सबसे पहले जो भी आपका प्री असेसमेंट था वो सब कर लिया आपने, प्लानिंग कर लिया, सब कर लिया। फिर डिजिटाइजेशन प्रोसेस में 6 स्टेज फॉलो करके आपने उसको डिजिटल कर दिया। अब डिजिटल करने के बाद उसका क्या करेंगे? कहीं पे भी रख देंगे? कहीं नहीं रखेंगे सर, बराबर है। आपके ऑफिस में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के फाइल्स ऐसे होते थे जो सर के केबिन में होते थे, आर्टिकल्स के हाथ में नहीं जाते। या तो कुछ कुछ क्लाइंट के कुछ कुछ फाइल्स ही आर्टिकल्स के हाथ में जाते, कुछ पार्ट असेसमेंट वाला पार्ट, कुछ कॉन्फिडेंशियल पार्ट वो सर के पास ही होता है। तो हर किसी को हर डेटा का एक्सेस देना है क्या? नहीं देना है। अगर आप एक ही क्लाउड पे सब कुछ डाल दोगे तो हर व्यक्ति जो क्लाउड पे जा सकता है, हर कोई वो डेटा एक्सेस कर लेगा, बराबर है कि नहीं? तो कौन से व्यक्ति को कितनी अथॉरिटी है ये आपको पहले तय करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? डिपेंडिंग अपॉन दी हायरार्की, आपके बिजनेस की जो हायरार्की है, भाई मैनेजर लेवल के लोग ये एक्सेस कर पाएंगे, एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग सिर्फ इतना ही एक्सेस कर पाएंगे, सीईओ सीएफओ आप ये सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेस कर पाएंगे। तो ये क्या बोला उन्होंने? परमिशन फॉर एक्सेस ऑफ डेटा। तो परमिशन कौन से अथॉरिटी को कितना परमिशन है? आपने शायद सुना होगा, आपके दोस्त, रिलेटिव, कोई यार, कोई अगर किसी कंपनी में काम करता हो तो उसको अपने कंप्यूटर से अगर काम करना है तो उसको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के ही काम करना पड़ता है, बराबर है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे मैं जिस कंपनी में जॉब पे था वहां पर मैं था RFC, रीजनल फाइनेंस कंट्रोलर। तो रीजनल फाइनेंस कंट्रोलर लाइक आई वाज लाइक एन इंटरनल ऑडिटर। मेरे पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। मैं 1 रुपए की एंट्री ना उसमें पास कर सकता था, ना मैं कोई एंट्री उसमें डिलीट कर सकता था, ना मैं उसमें कोई एंट्री एडिट कर सकता था। तो फिर सर आप कर क्या सकते थे? मैं सिर्फ वेरीफाई कर सकता था। मुझे जो चाहिए मैं वो रिपोर्ट उसमें से प्रिंट करवा सकता था, मुझे जो चाहिए मैं वो एंट्री देख सकता था। मुझे एडिटिंग का परमिशन था ही नहीं उसमें, क्योंकि मेरे लॉगिन पासवर्ड से पॉसिबल ही नहीं था। जो RFC, हमारे जितने भी हम लोग RFCs थे, 6-7 RFCs थे, उसमें RFC हेड जो थे, हमें अगर एडिटिंग करना है और ऐसा जरूरी है और हमने अगर मेल पे उसका ऑथराइजेशन लिया है उस पर्टिकुलर अथॉरिटी से, उस ब्रांच के मैनेजर से, उस रीजन के मैनेजर से, CFO से और हमारे RFC हेड से, सब चारों का अगर मेल पे अप्रूवल मिला है तो उसमें हम लोग RFC हेड का मेल उसका आईडी पासवर्ड लेके लॉगिन करते थे, लॉगिन करके चेंज करते थे, लॉग आउट करके उसका आईडी पासवर्ड वापस उसको बोल दिया जाता था, सर यूज कर लिया हमने। तो हमारे आईडी पासवर्ड पे हमको अलाउड ही नहीं था, until and unless it is actually urgent, important and very necessary to do, we were not allowed to change any data। बिल्कुल नहीं। तो सर अगर आपको कोई एंट्रीज में गड़बड़ लग रही है तो हमको, हमारा काम क्या था? हमारा काम था, जैसे मान लीजिए मेरे अंडर 20 ब्रांचेस थे, टोटल 20 ब्रांचेस। उन टोटल 20 ब्रांचेस को 5-5 के ब्रांचेस कैसे 4-4 के ब्रांचेस के हिसाब से 4 अकाउंट मैनेजर अपॉइंटेड थे। अकाउंट मैनेजर्स क्या करते थे? अकाउंट मैनेजर्स के हाथ में अथॉरिटी होती थी अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने की, और वो अकाउंट मैनेजर के अंडर एग्जीक्यूटिव्स होते थे जो एक्चुअली डेटा एंट्री का काम करते थे। तो हमें मेल लिखना पड़ता था, ऑफिशियल मेल लिखना पड़ता था कि ये एंट्री में चेंजेस कर लो। जो छोटे मोटे नॉर्मल एंट्रीज थे वो लोग, हम लोग वहां पर हमारे ऑफिस में अनऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए हम लोग स्काइप यूज करते थे। स्काइप। तो हमने क्या किया था कि भाई ये अकाउंट मैनेजर, मैं RFC हेड और उसके जो टीम के जो 4 मेंबर उस ब्रांच पे काम करे, हम लोगों का सब जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनता ना, वैसे स्काइप पे ग्रुप बनाया जाता था। तो जो भी एडिटिंग होती थी, चेंजेस होती थी, मैं वो ग्रुप पे डालता था, वो चेंज करते थे, उसके ऊपर डन का थम्स अप देते थे या तो टिक मार्क डाल देते थे। समझ में आया क्या? तो मैं चेंज कुछ ही नहीं कर सकता था। अब वो चेंज करना है तो उनका ही आईडी पासवर्ड लगेगा। उसमें भी एग्जीक्यूटिव को 4 एग्जीक्यूटिव है ना, एक एग्जीक्यूटिव सिर्फ टिकट की एंट्री कर सकता है,
मतलब मेरी जो कंपनी थी वो ट्रैवल कंपनी थी, जो एयरप्लेन टिकट्स बुक करना, होटल की टिकट्स बुक करना, ये सब काम करती थी। तो यहां पर एक बंदा सिर्फ टिकटिंग का एंट्रीज कर सकता है, दूसरा बंदा सिर्फ जर्नल वाउचर्स कर सकता है, तीसरा बंदा सिर्फ रिसीट्स, चौथा बंदा सिर्फ पेमेंट्स। तो उनके उनके लॉगिन पे वही काम हो रहा है, मतलब लिमिटेड एक्सेस है, डिजिटल डेटा है, लिमिटेड एक्सेस है, लिमिटेड एक्सेस। इंटेलेक्चुअल कंट्रोल, इंटेलेक्चुअल कंट्रोल मतलब मैंने बोला ना आपको कि भाई इस अथॉरिटी को इतना एक्सेस, इस अथॉरिटी को इतना एक्सेस, दैट इज इंटेलेक्चुअल, दिमाग वाला कंट्रोल। समझ में आया? फिर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा करना है करो, नहीं करना है मत करो, आपको जरूरत लगता है तो करो। क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई हो गया ना डेटा कि इस फोल्डर में ये डेटा रहेगा, इस फोल्डर में ये डेटा, इस फोल्डर में ये डेटा। देन इसके अलावा लास्ट पॉइंट अपकीप एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस हर चीज का लगेगा, लगेगा ही लगेगा। आप जीमेल पे जाओ, जीमेल पे जाके गूगल ड्राइव एक्सेस कर लो, एक्सेस करेंगे, वहां पे 15 GB मिलता है फ्री में। बट आपको और स्टोरेज अगर बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? परचेस करना पड़ेगा, बराबर है? समय समय पर पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? अपकीप एंड मेंटेनेंस। फालतू आपको लग रहा है सर फालतू का कचरा जमा हुआ है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, अपने मोबाइल में जो पुराने फोटो है, डुप्लीकेट फोटो डिलीट कर देते, दैट इज मेंटेनेंस। अपकीप एंड मेंटेनेंस। तो अपकीप मेंटेनेंस तो यहां पर भी लगेगा भाई। ऐसा फ्री में स्पेस थोड़ी अवेलेबल है, हर कोई यूट्यूब थोड़ी है, कितना भी पसारा डाल दो यूट्यूब पे, क्या ही चलने वाला है। समझ में आया? वो बात है। ये हो गया सी। लास्ट ई, झापड़ से ई। सब कुछ हो गया सर। लास्ट स्टेज इवैल्यूएशन। सेकेंडरी क्वालिटी कंट्रोल नहीं समझा तो बेटा, ओके। सेकेंडरी क्वालिटी कंट्रोल क्या है समझो। क्या नाम है, किसने पूछा? सौरभ निकम। सेकेंडरी क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या? हमने पहले बेसिकली क्या किया, हमने सिर्फ कैप्चर किया है, यानी कि सिर्फ फोटो निकाला है। फोटो निकालने के बाद ओके चलो सेकेंडरी कंट्रोल बताता हूं। आपने एक मस्त यहां पे खड़े रह के पोस्ट दिया और फोटो निकाला, मस्त इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, तो आपने फोटो निकाला। तो पहले फोटो निकाला मतलब आपने कैप्चर किया, कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद आपने सबसे पहले क्या देखा? फोटो बढ़िया दिख रहा है क्या? अरे थोड़ा सा मुंडी टेढ़ी आ रही, कैंसिल, वापस एक निकाल फोटो, अभी थोड़ा सा नीचे देख के, अभी निकाल फोटो। निकाला, ये क्या किया? कैप्चर किया। कैप्चर कर लिया भाई। प्राइमरी कंट्रोल में आपने क्या देख लिया? देख लिया, ओके सब बढ़िया है, बढ़िया है। अब अपने दोस्त को बुलाया, इधर एडिट करके दे। अब वो एडिटिंग करेगा, पेंटिंग हटाएगा, पूरी साफ करेगा, पीछे स्पार्कल डालेगा। ये क्या हुआ? एडिटिंग। सेकेंडरी कंट्रोल। मस्त लग रहा है। अभी पोस्ट करेंगे। अरे इसमें ये बाल 2 बाल खड़े दिख रहे हो, काट दे। ये गाल पे यहाँ पे एक पिंपल थोड़ा बड़ा हो गया, उसको छोटा कर। ये नाक थोड़ा लंबा दिख रहा है, उसको छोटा कर। हो गया सेकेंडरी कंट्रोल। उसके बाद पोस्टिंग, डन, क्लियर, ओके। निकम जी, निकम ही था ना? निकम्मा क्या बोल रहा? निकम नाम है उसका, कुछ भी बोल रहे हो, और फेस टू फेस वाले पागल कुछ भी बोलते। सौरभ निकम फेस टू फेस वाला है क्या अपना? तो जिसको मैं बुला के लेके आया था वो तो सौरभ निकम है क्या? अरे आई लव यू मैन। चलो इवैल्यूएशन डन। इवैल्यूएशन लास्ट स्टेप। चलिए इवैल्यूएशन का पॉइंट लिख लीजिए। The final phase should be systematic determination of projects merits.
primary purpose is to enable reflection and assist changes that would improve digitization. क्या बोल रहा है? Enable reflection and assist changes that would improve future digitization. हाँ जी, डन. आगे बढ़ू, एक्सप्लेन कर दो ये पॉइंट, खत्म कर दे फिर. यस, फाइनल फेज है इवैल्यूएशन का. अब इवैल्यूएशन में हमने सबसे पहले ये तय किया था कि भाई ये कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, कितना खर्चा लगेगा, कितना खर्चा नहीं लगेगा. प्लानिंग कर लिया, रिसोर्स मैनेजमेंट कर लिया, डिजिटाइजेशन के 6 स्टेप फॉलो कर लिए. फिर बाद में अपन ने ये केयर भी कर लिया, डिजिटाइजेशन कर लिया, केयरनेस के हिसाब से हमने एक्सेस वगैरह भी दे दिया. अब जितना भी काम आपने किया है, आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि जैसा आपको काम एक्सपेक्टेड था वैसा हुआ या नहीं हुआ. जो ये काम हुआ उससे जो बेनिफिट यू आर एक्सपेक्टिंग वो बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. कहीं हमने सोचा था कि ये 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने में जो होने वाला काम था इसको कोई 1 साल तो नहीं लग गया. कई दिक्कतें तो फेस नहीं की हमने. क्या क्या दिक्कतें फेस की, क्या दिक्कतें फेस नहीं की, व्हाट वर द प्रोज, व्हाट वर द कॉन्स. सर क्यों? क्योंकि आगे चल के हमें अगले फेज में करना, अगर डिजिटाइजेशन करना है या अगले साल फिर से डिजिटाइजेशन करना है तो हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीजों को समझ के हमें यह देखना पड़ेगा ना कि अगला प्रोसेस और इफेक्टिव और एफिशिएंट और जल्दी कैसे हो सकता है और कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो सकता है. इसलिए इवैल्यूएशन करना जरूरी है. हमें यह देखना जरूरी है कि कितने हमें उसमें मेरिट्स मिले, कितने डीमेरिट्स मिले, कितना काम सही गया, कितना काम गलत गया. बोलो क्लियर है तक सबको? 100% डन. So can we stop the lecture over here? It's almost 5:15. We will be meeting tomorrow, same time, same place. Thank you. Take care. Bye bye. Enjoy. कौन है ये कुडरा विजिटर? सर आज के लिए बस करिए ना. ओके भाई, रोक दिया. तुम्हारी मन की बात पहुंच गई.